जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS माइंड पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, आरओ और अन्य कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको पीसीएस अधिकारी बनना है किसी भी हिंदी लैंग्वेज के स्टेट में, लाइक बिहार पीसीएस, यूपीएससी, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में आपको अपनी रैंक अच्छी करनी है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो एक रामबाण साबित हो सकता है। ये हमारा मॉडर्न इंडिया का वीडियो है। इसके पहले हमने एंसेंट इंडिया के पूरी वीडियो बना रखे हैं और पॉलिटी के भी पूरे वीडियो बना रखे हैं अपने चैनल पे। अगर हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या कंटेंट की क्वालिटी है। तो चलिए हम अपना मॉडर्न इंडिया का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरी बात का ट्रस्ट मानिए, अगर आपने इस सारे टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लिया तो आपको पीसीएस अधिकारी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये चीज़ें हमें बाद में पता चली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी ऑडियंस है, मेरी जितने भी व्यूअर है, उसे अच्छा और सटीक नॉलेज और ऐसा नॉलेज जो सीधा उसके एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करे, वही उसको प्रोवाइड किया जाए, ना कि अननेसेसरी हेर फेर करके अननेसेसरी चीज़ें आपके सामने प्रोवाइड की जाएं और अननेसेसरी तरीके से आपको भटकाया जाए। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इंट्रो करना ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों को सीरियसनेस पता चले इस चीज़ की। चलिए, तो हम मॉडर्न इंडिया का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन आए हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं और हर साल आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा, वर्ल्ड फेमस, सबको पता है सर का नाम वास्को डी गामा था। Vasco da Gama, led by Gujarat guide named Abdul Majid, arrived at Calicut, a port situated on Indian western coast on 20 मई 1498। तो जो हमारे वास्को डी गामा साहब थे वो एक गुजराती गाइड जिसका नाम अब्दुल माजिद था, उसके हेल्प से कालीकट पोर्ट पे आते हैं जो कि इंडियन वेस्ट कोस्ट में सिचुएटेड है। और कब आते हैं? 20 मई 1998 में। कब आते हैं? 20 मई 1998 में। ये है सारी फैक्चुअल चीज़ें। ही हैड सक्सेसफुली डिस्कवर्ड अ न्यू एंड ऑल सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। तो ये वास्को डी गामा साहब ही थे जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था ऑल सी रूट, मतलब वहाँ पे कहीं पे भी उनको लैंड से आने की ज़रूरत नहीं थी। पूरी तरीके से एक सी रूट इन्होंने डिस्कवर किया था यूरोप से लेके अमेरिका, भारत तक का। जैमोरिन द देन रूलर ऑफ द कालीकट वेलकम्ड वास्को डी गामा। तो जैमोरिन साहब थे उस टाइम रूलर थे। कहाँ के? कालीकट के थे। कालीकट कहाँ है? इंडियन वेस्ट कोस्ट में है। तो उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया, जैसा कि हमारे देश का नियम है कि भाई हमारे घर पे कोई भी अतिथि आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसे इन्होंने स्वागत किया। इनको नहीं पता था कि अतिथि का इंटेंशन क्या है। द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा इन इंडिया स्टार्टेड अ न्यू एरा ऑफ ट्रेड बिटवीन पुर्तगीज एंड इंडिया। तो वास्को डी गामा का अराइवल जो है वो भारत और यूरोप के बीच में एक न्यू ट्रेड एरा का शुरुआत करता है। बट ऐसा नहीं है कि इसके पहले ये ट्रेड नहीं हो रहा था, यूरोप के साथ हो रहा था, बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा था। लेकिन उसमें जो ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था, अच्छी बेनिफिशरी जो थी, वो हमारे अरब्स बन जाते थे, क्योंकि वो मीडिएटरीज बन जाते थे, वो बीच में रहते थे। और ये लोग सी रूट, रेड सी के रूट से आते थे या तो लैंड रूट के से आते थे। तो जो अरबियंस थे वो इनसे बहुत पैसा ले लेते थे। अब वास्को डी गामा साहब ने ऑल सी रूट ढूंढ दिया तो इनको कहीं पे कोई टैक्स देने की ज़रूरत थी नहीं। इनको प्रॉफिट ज़्यादा होता था। भारत में हम रिच थे ही, हमारी चीज़ों में, हमारी थिंग्स में, जो कि यूरोप में बहुत महंगे दामों पे बिकती थी और भारत में वो इन लोगों को थोड़े सस्ते दामों में मिल जाती थी। चलिए देखते हैं। वास्को डी गामा मेड 60 टाइम मोर प्रॉफिट इन द बिजनेस ऑफ ब्लैक पेपर विच वॉज इनफ टू द ल्यूर अदर मर्चेंट इन इंडिया। कई बार एग्जामिनेशन में आया है कि वास्को डी गामा जो काली मिर्च ले गए थे भारत से, उससे उन्होंने कितना गुना फ़ायदा कमाया। तो 60 गुना फ़ायदा। आप सोचो, 60 गुना फ़ायदा। अगर वो कोई चीज़ 1 रुपये की भारत में खरीदे वास्को डी गामा सर ने और वहाँ पे जाके 60 रुपये में बेचे, तो उनको सीधा का सीधा 60 रुपये का फ़ायदा हो गया। 61 रुपये में बेचा, चलो तो 60 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो सीधे 60 टाइम उनको बेनिफिट हुआ वास्को डी गामा को। तो वहाँ के सारे जो मर्चेंट थे वो पागल हो गए कि भाई इतना फ़ायदा यही क्यों ले, हम भी चलें वहाँ पे। तो उस तरीके से जर्नी स्टार्ट हो गई। इन 1505 और 1505 में क्या हुआ?
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, एक्चुअली बात ये हुई ना कि जब ज़्यादा बेनिफिट बढ़ने लगा वास्को डी गामा का और छोटे छोटे मर्चेंटाइज का, तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट भी अवेयर हो गई कि अच्छा इतना फ़ायदा है तो चलो हम अपनी एक गवर्नमेंट की तरफ से एक वहाँ पे कंपनी बिठाते हैं जिसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो। गवर्नमेंट की तो नज़र वैसे भी रहती है कि कहाँ से बेनिफिट हो, कहाँ से हम अपना खजाना भर दें, है ना। तो सेम वही काम यहाँ पे हुआ कि 1500, और यहाँ पे जो मर्चेंडीज आते थे, जो व्यवसायी आते थे भारत में, तो मर्चेंट्स जो आते थे उनको भी ऐसा लगता था कि भाई हम तो आ रहे हैं लेकिन हमारे तो हमारे सपोर्ट में तो कुछ है ही नहीं, हमारे सेफ्टी का तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करें, हम यहाँ आए, हमें कुछ हो गया, कौन है हमारी सरकार से तो हमारा एक कांटेक्ट तो होना चाहिए ना। तो दैट्स वाई ये इनिशिएटिव लिया गया है। चलिए, in 1505 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा अराइव्ड एट द इंडिया as the first Portuguese governor and viceroy in the light of the Portuguese trade interested and to establish Portuguese authority in the Indian Ocean. Almeida rendered the blue water policy. ध्यान से एक बार फिर से हमें देखना है। इन 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा अराइव्ड एट इंडिया एज अ फर्स्ट पुर्तगीज़ गवर्नर एंड वाइसरॉय, है ना। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे वो 1505 में भारत में पहले पुर्तगाल के पहले गवर्नर बन के भारत में आए इन द लाइट ऑफ पुर्तगीज़ ट्रेड इंटरेस्ट। और उन्होंने उनको बेसिकली उनको लाने का मेन पर्पज़ क्या था कि जो पुर्तगीज़ ट्रेड इंटरेस्ट है उनको बढ़ाया जाए और इस्टेब्लिश किया जाए पुर्तगीज़ अथॉरिटी को इंडिया में। अल्मीडा रेंडेड द ब्लू वाटर पॉलिसी, इसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी कहानी है। अल्मीडा आए, फिर एक बार लड़ाई हो गई और जिसमें अल्मीडा को हरा दिया गया, अरब्स और इंडियंस ने मिलकर उनको हरा दिया। तो उनको बड़ा ऐसा बुरा सा लग गया कि भाई मुझे कैसे हरा दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं इंडिया के पूरे वाटर जितना भी सी रूट जो है, जो कि हमने ढूंढा है, तो इस पर हमारी क्या ऑटोनॉमी हो सकती है, तो मैं इसको तो पूरा एक्वायर करके ही रहूँगा। और उन्होंने किया भी इसके लिए काम। आगे देखते हैं। फ्रांसिस्को डे अल्बुकर्के कम एज द गवर्नर इन 1509 आफ्टर अल्मीडा। फर्स्ट पहला गवर्नर बन के भारत में कौन आया पुर्तगाल का, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा कौन आया, तो दूसरा हमारे आए फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। दूसरे आए हमारे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ओके। इन 1510 में ही स्नैच्ड गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह and ruled of the ruler of the Bijapur and established his authority there. He is known as the real founder of the Portuguese power in India. Albuquerque in 1511 captured Malacca, an important Southeast Asian market, and in 1515 captured Hormuz, situated in mouth of the Persian Gulf. अब सोचिए कितना इंटेलिजेंट आदमी था कि अल्मीडा साहब ने बोला कि भाई अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अगर ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई है तो अल्फांसो डी अल्बुकर्के को कुछ तो अच्छा करना था। तो साहब आए 1905 में। कब आए, 1905 में सर आए अल्बुकर्के सर। इन्होंने पहला काम यही किया कि पहले गोवा को ही छीन लिया। क्या किया, स्नैच कर लिया, छीन लिया। किससे, यूसुफ आदिल शाह से, जो कि बीजापुर के रूलर थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने दिया था, बट इन्होंने उनसे छीना था। छीना कैसे था, कोई युद्ध हुआ होगा उस टाइम पे और उसमें इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया होगा। उसके बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, ही नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज़ पावर इन इंडिया। तो हु नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज़ पावर इन इंडिया, इट इज़ नॉट फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इट इज़ अल्फांसो डी अल्बुकर्के। अल्बुकर्के इन 1511 कैप्चर्ड मलक्का। इन्होंने मलक्का को भी कैप्चर्ड कर लिया, फिर हरमूज को भी कैप्चर्ड कर लिया। तो ये जो मलक्का और हरमूज है ना, ये बहुत ही मतलब फेमस ट्रेडिंग पॉइंट्स थे। ये ऐसा कुछ अननोन चीज़ें नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स थी जिसकी वजह से इनका ट्रेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा सकता था, अच्छा बन सकता था। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है उसको हम देखते हैं। तो उसमें ये बताया गया है, नीनो डी चानू अज्यूम द गवर्नर ऑफिस आफ्टर द अल्बुकर्के इन 1519 एंड remained the governor till and the end of the 1838. Sea route of India was discovered by Portuguese traveler Vasco da Gama, where Spanish traveler Columbus discovered the route of America. Most important topic यही है दोस्तों, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
कि जो सी रूट इंडिया का था वो डिस्कवर्ड किया गया था पुर्तगीज ट्रेवलर वास्को डिगामा के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगीज ट्रेवलर वास्को डिगामा के द्वारा। और जो स्पेनिश ट्रेवलर थे कोलंबस, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था अमेरिका रूट। क्या डिस्कवर किया था? अमेरिका का रूट डिस्कवर किया था। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है, क्योंकि भारत की खोज किसने की थी वो हम सब जानते हैं, वास्को डिगामा ने। भारत की खोज तो क्या ही ये करेंगे, लेकिन एक मानते हैं यूरोपियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे ना भाई, पुर्तगाल के तो नहीं थे। ये कहाँ के थे? तो सर थे स्पेनिश के। कहाँ के थे? सर थे स्पेनिश के, स्पेन के, वो एक स्पेनिश थे। कैप्टन कुक ऑफ ब्रिटेन, कैप्टन कुक ऑफ ब्रिटेन डिस्कवर्ड द रूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो देखो ये भी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये सारा आप अगर कहीं लिख पाओ तो लिख ही लो कि कैप्टन कुक जो थे, जो कैप्टन कुक थे, उन्होंने क्या कौन सा रूट डिस्कवर, पहले तो वो ब्रिटेन के थे, उन्होंने डिस्कवर किया था ऑस्ट्रेलिया का रूट। और तस्मान ऑफ हॉलैंड डिस्कवर किया था वैन डेमो लैंड, करेंटली तस्मानिया, और न्यूजीलैंड का रूट उन्होंने डिस्कवर किया था। ये 4-5 लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है ना। भारत देखो, इंडियन रूट किसने डिस्कवर किया था? वास्को डिगामा ने। अमेरिकन रूट किसने डिस्कवर किया था? तो स्पेनिश ट्रेवलर कोलंबस ने। फिर ऑस्ट्रेलिया का रूट किसने डिस्कवर किया था? तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था, बट लिखा गया है रूट टू ऑस्ट्रेलिया, रास्ता ऑस्ट्रेलिया का डिस्कवर किया था कैप्टन कुक ने, जो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और तस्मान जो कि हॉलैंड के थे, उन्होंने कहाँ का रूट डिस्कवर किया था? उन्होंने रूट डिस्कवर किया था तस्मानिया और न्यूजीलैंड का, जिसको कि वान डेमोन्स लैंड भी कहा जाता है। वान डेमोन्स लैंड। और डेमोन का मीनिंग क्या होता है वो आजकल बताइएगा, आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। इन 1503 कोचिन फर्स्ट पुर्तगीज फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई अल्फांसो डी अल्बुकर्के, ही वॉज नॉट वायसराय देन, है ना। तो पहला पुर्तगीज फोर्ट जो इस्टेब्लिश किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? कोचीन में किया गया था। और किसके टाइम में किया गया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्के के टाइम में किया था, बट वो उस टाइम पे वायसराय तो नहीं थे। Portuguese was the first established trade relation with Indian. Portuguese was first to establish trade relation with Indian during the medieval time. The sequence, तो मतलब ये पहली तो यही बात तय हो गई कि जो पुर्तगीज़ थे वो पहले ऐसे ट्रेडर्स थे जिन्होंने इंडियन के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे मिडवल एरा से ही। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, द सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ द यूरोपियन कंपनीज टू इंडिया इज़ पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच। तो याद रख लीजिए ये सीक्वेंस था PDEDF। एक ट्रिक है, मैंने बनाया है, आपने दूसरा बना सकते हैं, दूसरा बना लीजिएगा, लेकिन मैंने तो यही बनाया है PDEDF। ये हमारा सीक्वेंस है PDEDF का, कि भाई यही इसी सीक्वेंस में जो बाहर के लोग थे, जो यूरोपियंस कंपनियां थी वो भारत में ट्रेड करने आई थी, PDEDF। ओके। Portuguese were the first arrival in 1498 and was the last to leave India in 1961। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आप, मतलब अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़े और आपको लगे कि नहीं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये 10 पॉइंट लिखने हैं, तो वो 10 पॉइंट यही हैं। वो आप याद रखिएगा कि अपने मन में कहीं ना, जब हम तैयारी करते थे ना तो हमें इतनी क्लियरेंस देने वाला कोई नहीं था। हमें लगता था हम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो हमारा घटना चक्र छूट रहा है, हम घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो हमारा स्पेक्ट्रम छूट रहा है, फिर हमारा वो छूट रहा है। एक और बुक आती है, कौन सा ये राइटर है मॉडर्न इंडिया की, वो छूट रहा है। तो ऐसा नहीं, उसी का ये एक पॉइंट है, उसको ही, उसका क्रक्स ही लिखा गया है। इसमें कोई स्टोरी नहीं बताई गई है आपको, इसमें सिर्फ फैक्ट बताया गया है। इट मीन्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन, है ना। आपके पास अगर इतनी भी कहानियां हैं तो मेंस एग्जामिनेशन में आप 100 और 150 वर्ड आराम से लिख सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको मे भी लग सकता है कि नहीं ये ऐसे कैसे लिख लेंगे, लेकिन लिख सकते हैं, यकीन मानिए। 4-5 बार 10 बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं लिख सकते हैं, हम लिखते हैं, है ना। चलिए, इन 1961 पुर्तगीज गवर्नर जनरल ऑफ गोवा वॉज मैनुअल एंटोनियो वैसोलो ए सिल्वा, है ना। ये पुर्तगीज़ में ये बड़ा नाम हो, ये इन लोगों का नाम बहुत जरूर।
अभी भी आप गोवा में जाओगे ना तो आपको डी सिल्वा, ये सिल्वा, वो सिल्वा बहुत नाम मिलेगा। जोस फेरिएरा बोस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ गोवा व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947। जब भारत आज़ाद हो रहा था तब गोवा का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? जोस फेरेइरा बोसा। जोस फेरेइरा बोसा उस टाइम गवर्नर थे। हालांकि एग्ज़ाम में कभी आया नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं, एक पॉइंट रख सकते हैं। अमोंग ऑल यूरोपियन पावर, पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश सी रूट सेंटर इन इंडिया। पुर्तगीज़ों ने क्या किया था? पुर्तगीज़ों ने ऐसे पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था सी ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया में। आगे देखते हैं। पुर्तगीज इन 1503 इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचीन, वेयर देयर सेकेंड फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई कन्नूर इन 505, है ना। फर्स्ट फैक्ट्री 1503 में इस्टेब्लिश किया गया था कोचीन में। किसने इस्टेब्लिश किया था? वास्को डिगामा ने नहीं किया था। हर बार लोग एग्जामिनेशन में यही गलती कर देते हैं कि वो बोल देते हैं कि वास्को डिगामा ने किया था, बट वास्को डिगामा ने किया नहीं था, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे क्या होता है? इन 1434 पुर्तगीज सक्सेसफुली गॉट द परमिशन फॉर रूल ऑफ बंगाल गियासुद्दीन मोहम्मद शाह टू ओपन फैक्ट्रीज एट सतगांव एंड चटगांव, है ना। तो कब हुआ ऐसा? 1534 में पुर्तगीज जो थे उन्होंने सक्सेसफुली परमिशन ले लिया। किससे? रूलर ऑफ बंगाल से। उस समय बंगाल का रूलर कौन था? गियासुद्दीन मोहम्मद शाह, कि वो पुर्तगीज जो है वो फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं सतगांव और चटगांव में। आगे ये सतगांव और चटगांव का कॉन्सेप्ट ही आगे जाकर आपके कोलकाता का कॉन्सेप्ट को बोल्ड करेगा, तो इसलिए ये सतगांव एंड चटगांव का पॉइंट याद रखिएगा। हुगली वॉज टू यूज एज द बेस बाय द पुर्तगीज फॉर प्लंडरिंग एक्टिविटी इन द वे ऑफ बंगाल। तो हुगली एक ऐसा बेस बन गया। मतलब ये कब हुआ? जब पुर्तगीज़ डिक्लाइन करने लगे ना, तब हुगली को उन्होंने प्लंडरिंग एक्टिविटी का बेस बना लिया था। उसके बाद देखते हैं इन 1632 मुगल किंग शाहजहां कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ऑल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुर्तगीज इन हुगली एंड इम्प्रिजोन्ड थाउजेंड ऑफ पुर्तगीज रेसिडेंट, है ना। तो ऐसा किसने किया था? ऐसा किसने किया था? मुगल किंग शाहजहां ने। मुगल किंग शाहजहां ने बेसिकली पुर्तगीज़ की जो इस्टेब्लिशमेंट थे उसको डिस्ट्रॉय करने का पूरा काम किसने किया था? शाहजहां ने किया था। शाहजहां के टाइम में पुर्तगीज़ का, मतलब अकबर के टाइम में ये लोग आए, इन लोग ने थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश किया, थोड़ा बिजनेस किया, अच्छा किया, बट इन लोग की ना नीयत अच्छी नहीं थी। ये लोग क्या गलत नीयत के साथ काम करते थे। ये पुर्तगीज़ जो थे ना, ये थोड़ा सा इनका इंटेंशन रॉन्ग होते जा रहा था कि मतलब क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करो, देन इंडियन वाइब्स बनाओ, ट्रेडिंग से हट के ये इलीगल तरीके से हमारे इंटरनल कस्टम में घुसना चाहते थे। दैट्स वाई ऐसा इनके साथ हुआ, है ना। और जो मुगल किंग थे उस टाइम बहुत पावरफुल थे, तो पुर्तगीज़ उनके साथ कुछ नहीं कर पाए। हालांकि बाद में जाते जाते जब ब्रिटिश एरिया आएगा ना, जब ब्रिटिश आपका आएगा टाइम, तब ये मुगल भी बहुत वीक हो जाएंगे। दैट्स वाई कि ब्रिटिश इनके पे जीत पाए। अगर ब्रिटिशर्स के टाइम में भी मुगल की कंडीशन सेम ऐसी रही होती, अकबर जहांगीर शाहजहां के जैसी, इवन औरंगजेब के जैसी भी होती ना, तो ब्रिटिशर कभी इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। तो चलिए अगला पॉइंट जो है उसको देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जॉब चारनॉक, हेड ऑफ द फैक्ट्री ऑफ कासिम बाजार, सेलेक्टेड सुतानाती as a place of Calcutta instead of Hooghly to establish trading center. This is how in 1960 he established Calicut as the base of the Englishmen. तो बेसिकली जो जॉब चारनॉक थे ना, इन्होंने ही कासिम बाजार की एक फैक्ट्री को सेलेक्ट किया, सुतानाती एक कलकत्ता के प्लेस पे, कि ये हमारा मतलब सेंटर रहेगा, इंग्लिश का सेंटर रहेगा, इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर रहेगा। तो इसीलिए फिर ये जो सुतानाती, चटगांव, ये सब एरिया है, ये सब एरिया मिलके फिर हमारा कोलकाता का निर्माण होता है। बाद में उसका निर्माण, कोलकाता को इस्टेब्लिश भी करने का श्रेय किसको जाता है? नाम किसका आता है? जॉब चारनॉक को। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि हु इज़ द फादर ऑफ द कोलकाता, तो आपको जॉब चारनॉक
का ऑप्शन ही लिखना है, ममता बनर्जी का ऑप्शन नहीं लिख देना है। कई लोग जैसे एक बार एग्जामिनेशन में मुझे याद है कि क्वेश्चन आया था कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ योग, तो कई बच्चों ने ना ऑप्शन में क्या लिख दिया था, कई बच्चों ने ऑप्शन में बाबा रामदेव के ऑप्शन को टिक मार दिया था, जबकि रामदेव बाबा जो हैं वो सिर्फ प्रोपोगेट करते हैं इसको, है ना, वो इसके फाउंडर नहीं थे। योग के फाउंडर तो पतंजलि थे, एंड पतंजलि इज़ द कह सकते हैं कि फाउंडर अ पर्सन, है ना। तो इस तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में भी ना अभी क्या सोशल मीडिया का टाइम है, तो हमारे दिमाग में भी वही चीज़ें रह जाती हैं जो हम बार बार सुनते और देखते हैं, और अनकॉन्शियसली हम वो चीज़ों को कर देते हैं। डच वर फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी इन इंडिया इन 1602 बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द डच हॉलैंड पार्लियामेंट। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड। ओके, तो ये सारे पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होके मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद चलिए, इसके बाद देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। इट्स ईस्टर्न सेंटर वॉज सिचुएटेड इन, मतलब वही है कि ईस्टर्न सेंटर वेस्टर्न सेंटर की बात कही गई है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। डच फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइन स्टॉक कंपनी इन इंडिया। डच फर्स्ट थे जो स्टार्ट किए थे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इंडिया में इन 1602 बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द डच हॉलैंड पार्लियामेंट और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड। कब? 1602 में डच ने, मतलब ये लोग ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये लोग ना वैसे होते थे, ओवर रूल होते थे अपने गवर्नमेंट से। दैट्स वाई कि इन्होंने इतना ज़्यादा डच ने इतना ज़्यादा ट्रेड किया नहीं। दिस कंपनी हैड मोनोपोली टू डू ट्रेड, टू अटैक एंड विन टेरिटरी in India and eastern countries. Its eastern center was situated in बेतवा। बेतवा इज जतारका एक एरिया का नाम है, जो कि हमारे जो है ना इंडिया, साउथ इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में पड़ता है। ईस्टर्न यूरोपियन ऑफ डच वॉज ऑपरेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाई दिस कंपनी। ओके, तो ये सारी डच की बात है। हालांकि डच में कुछ भी ऐसा प्रीसियस नहीं हुआ है, और एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यही आएगा कि सीक्वेंस पूछ देगा, तो वो सीक्वेंस आपको याद करना है, इससे ज़्यादा डच के लिए कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है। तो चलिए, इस तरीके से हम अपना ये जो पॉइंट है उसको हम समाप्त करते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मुझे इतने इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं, बट फिर भी अगर मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो मैं इसके लिए एक पार्ट 2 बना के इस चैप्टर को दोबारा डाल दूँगी। ये लगभग मेरा वीडियो 20 मिनट का हो चुका है, तो इस तरीके से एक बार में ही बहुत ज़्यादा 1 घंटे का वीडियो बनाऊँ तो वो आपके लिए भी कन्वीनियंट ना हो, है ना। तो चलिए, हम अपना ये वीडियो ख़त्म कर दें। इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें कि कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। इसमें आपके पूरे जो सीक्वेंस में आए थे आपके पीडीईडी जो मैंने बताया था आपको ट्रिक, वो पूरे इसमें कवर हो जाएंगे आपके सेकेंड पार्ट में। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।